हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। और आने वाली बिहार पुलिस रिटेन के लिए जो हमारा सीरीज चल रहा है मिशन बिहार पुलिस रिटेन, उसका यह क्लास 9 होगा, जिसमें आधुनिक भारत के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। और लाइन याद रखिएगा, जान लगा दो या जाने दो। अगर कस के मेहनत नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट आने के बाद आपको निराशा ही हाथ लगेगी, और उस समय आप यही बोलिएगा कि क्वेश्चन आउट था या सेटिंग से हुआ है। लेकिन सच यही है कि सब लोग का अगर सेटिंग हो भी रहा है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ठीक है, लेकिन हो भी रहा है तो क्या सबका हो रहा है? ठीक है, तो पूरे जितने स्टूडेंट भर रहे हैं सबका क्यों नहीं होता? ठीक है, तो सच को एक्सेप्ट कीजिए और कस के पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस वीडियो में मेनली हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो जब फ्री टाइम मिले तो अच्छे से आप ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। यानी कांग्रेस के पहले जो राजनीतिक संगठन बनाया गया था वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन के द्वारा बनाया गया था, इंडियन एसोसिएशन को। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो यह 1885 ईस्वी में हुई। उसमें समय अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम याद रखिए, उसके द्वारा की गई। वही इसके महासचिव थे। ठीक है, इसे ही हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, तो हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? कांग्रेस के जो संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी एओ ह्यूम। नेक्स्ट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट लाइन, यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। लाला लाजपत राय के अनुसार प्रायः ये सब माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो यहाँ से दो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। पहला, तो कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। दूसरा, किस वायसराय ने कांग्रेस की जो स्थापना हुई उसको उसकी दिमाग की उपज कहा जाता है? ठीक है, तो हो जाएगा डफरिन। या फिर पूछ दे कि किनके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो ध्यान से देखते चलिए फैक्टरों को, श्योर शॉट आपको यहाँ से प्रश्न फंसेंगे और सही कर पाएंगे। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे एओ ह्यूमो का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी सुरक्षा कपट यानी सेफ्टी वाल्व की व्यवस्था करना था, जिसके माध्यम से शिक्षित भारतीयों का बढ़ता हुआ असंतोष बाहर निकलता रहे। इस कहानी का प्रथम उल्लेख ह्यूम के जीवनीकार विलियम वेडनबर्ग द्वारा किया गया। वहीं कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने ह्यूम का उपयोग विद्युत प्रतिरोधक यानी लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में करने की योजना बनाई। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि प्लान क्या था यो ह्यूमे का और लॉर्ड डलहौजी का, कि सॉरी लॉर्ड डफरिन के टाइम में हुआ था, मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन और एओ ह्यूमे का प्लान ऐसा था कि जो भी शिक्षित लोग हैं, नेता हैं, उसको एक संगठन के रूप में बना दिया जाए और उनका जो ध्यान है किसी तरह से आज़ादी से साइड हो जाए। इसीलिए इसको सेफ्टी वाल्व कहा गया। लेकिन जो भारतीय नेता थे उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज़ किए। ठीक है, ताकि हम अपना मांग स्ट्रांगली रख सकें अंग्रेजों के सामने। तो इसीलिए भारतीय नेता इसको विद्युत प्रतिरोधक कहने लगे। अगला देखिए, 28 दिसंबर 1885। देखिए काफ़ी बार आप लोग याद रखते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 में हुई, लेकिन आपको उसका पहला बैठक का डेट एग्जैक्ट याद रखना है, डेट बार बार पूछ देगा। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में व्योमकेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यहाँ से प्रश्न देखिए, प्रतिनिधियों की संख्या प्रथम अधिवेशन में पूछता है तो 72 होगा। कौन सा
कॉलेज से शुरू किया गया तो हो जाएगा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। प्रथम अध्यक्ष कौन बने तो हो जाएगा व्योमकेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा फ्रेंड्स। अगला देखिए, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की 1886 ईस्वी में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। और इसमें टोटल 434 प्रतिनिधि भाग लिए। तो आपको पहला और दूसरा के प्रतिनिधियों की संख्या याद रखना है। यहीं से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का जो विस्तार है कितना ज़्यादा हुआ था एक साल में। अभी कांग्रेस का सिचुएशन पे एक आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, तो यह 1887 ईस्वी में सैयद बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में हुआ। पहली बार किसी मुस्लिम को कांग्रेस का अध्यक्ष इसमें चुना गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन बने, तो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। कौन से अधिवेशन में, तीसरा अधिवेशन, जो कि मद्रास में हुआ था। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन दिसंबर 1888 में होती है इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले करते हैं। ठीक है, जॉर्ज यूले थे जो प्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में देखिए यहाँ पे और ज़्यादा भाग लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि किस अधिवेशन में पहली बार अंग्रेज को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, या कौन से अंग्रेज अधिकारी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो हो जाएगा जॉर्ज यूले, चौथा अधिवेशन। देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ है, ये मैप है, ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बुक से उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, या फिर पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 1891 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में कांग्रेस के आगे राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, पहले था आपका भारतीय कांग्रेस। ठीक है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस जो है जोड़ा गया है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, राष्ट्रीय शब्द यूरोपीय पूर्वोत्तर से संबंधित था। अगला देखिए, 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत गाया गया। देखिए जो स्पेशल घटनाएं हुई है वहाँ से ही कांग्रेस के प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका कलकत्ता अधिवेशन कौन सा 1896 में हुई, उसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। वंदे मातरम के लेखक कौन थे, तो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में गर्मपंथियों में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव को पास किए थे। नेक्स्ट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट था 1911 का अधिवेशन। तो 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जो है जन गण मन नामक राष्ट्रगान गाया गया था, और इसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। ठीक है, तो कौन सा अधिवेशन में गाया गया, आपका 1911 का अधिवेशन। नेक्स्ट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट, 1924 ईस्वी में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जो है पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। वर्तमान समय की कांग्रेस की बात नहीं है, ये आज़ादी के पहले की कांग्रेस की बात है। ठीक है, अभी तो सोनिया गांधी जी बने रहते हैं, कितने वर्ष मन हुआ तो। ठीक है, आगे देखिए, गांधी जी ने विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में कार्यकर्ताओं से खद्दर पहनने की अपील की। एक कार्यकर्ता द्वारा खादी बड़ी महंगा कहा गया, तब गांधी जी ने कम कपड़े पहनने को कहा। उसी दिन से गांधी जी ने शरीर पर लंगोटी के अलावा सारे वस्त्रों को त्याग दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवाड़ी अधिवेशन 1955 में होती है, जिसमें समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो करते हैं यूएन डेवर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 ईस्वी में होती है, इसमें गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी दी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार कि गांधी इरविन पैक्ट को कौन से अधिवेशन में मंजूरी दी गई, तो यह हो जाएगा 1931 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन जो कि कराची में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे।
कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद जो है हमेशा बना रहेगा। अगला देखिए अधिवेशन था कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन, जो कि 1936 में होती है। यह गांव में आयोजित किया जाता है, ठीक है। इस अधिवेशन में 1935 के भारत सरकार अधिनियम को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1917 ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है विदेशी महिला एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है, एनी बेसेंट ने। देखिए और अगला देखिए, उसके बाद मैं प्रश्न को बताता हूँ। अगला है कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, जो कि 1925 में होता है। इसकी अध्यक्षता पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू करती है। देखिए यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए बार बार एग्जामिनर जो है प्रश्न उठाता है। प्रश्न क्या आता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर क्या होगा, एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू? एनी बेसेंट हो जाएगा, क्योंकि पहली महिला पूछ रहा है। यहाँ पे ना तो भारतीय लगा है ना ही विदेशी लगा है। अगर पूछा जाए पहली भारतीय महिला, तब आंसर होगा सरोजिनी नायडू। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना या विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया। उन्होंने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। ये भी पूछा जाता है कि किसने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा? तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखेंगे कांग्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणियां, यानी अलग अलग नेताओं के विचार जो कि पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला देखिए, व्योमकेश चंद्र बनर्जी के अनुसार कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन थी। वायसराय कर्जन के द्वारा क्या कहा गया कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी भी एक बड़ी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये डायरेक्ट आपका जो कथन है उठा के रख देगा प्रश्न में और पूछेगा किसने कहा था कांग्रेस के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, डफरिन का मानना था कि वह जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या जो है सूक्ष्म है। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं। लाला लाजपत राय के अनुसार कांग्रेस सम्मेलनों में शिक्षित भारतीयों को वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट देखिए बाल गंगाधर तिलक, उनके अनुसार यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टरटराएं तो कुछ नहीं मिलेगा। अश्विनी कुमार दत्त के अनुसार कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा गया था। लॉर्ड कर्जन के अनुसार कांग्रेस गंदी चीज और देशद्रोही संगठन है। वहीं बिपिन चंद्रपाल ने कांग्रेस को याचना संस्था दी थी, यानी मांगने वाली संस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, उसमें पूर्ण स्वराज को पास कर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ठीक है। काफ़ी बार पूछा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पास किया गया। तो आंसर क्या होगा, 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पिटाबी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन बाद में वे त्यागपत्र दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया? हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1940 ईस्वी में। अगला देखिए, 1940 ईस्वी के कांग्रेस रायगढ़ अधिवेशन में प्रस्तावित पारित करके कहा गया था कि भारत की जनता पूर्ण अधिराज से कम कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकती है तथा भारत की जनता अपनी निजी संविधान बनाना चाहती है, यानी खुद का संविधान भारत की जनता स्वयं बनाएंगे, ना कि अंग्रेजों लोग हमें बना करके देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, जिन्हें भी चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। क्यों? देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उद्देश्य था वह भारत को आज़ाद कराना था, न कि सत्ता स्थापित करना या राज्य करना था। इसीलिए गांधी जी का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पर्पस था, उद्देश्य था, वह पूरा हो गया। अब इसको समाप्त करके कोई दूसरा नया राजनीतिक दल आप लोग बनाइए जिनको सत्ता पे राज करना है। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो काफी बार पूछा गया यह नारा किसने कहा, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। कौन से अधिवेशन में, तो हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो थे पिटाभी सीतारमैया। नेक्स्ट देखेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में। देखिए, तो लॉर्ड कर्जन ने देशभक्ति के उफनते सैलाब को रोकने के लिए राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बंगाल को 20 जुलाई, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को दो प्रांत, ठीक है, पश्चिमी बंगाल जिसमें बिहार उड़ीसा सहित आता था और पूर्वी बंगाल जिसमें असम ढाका छटगांव के जिले को विभाजित कर दिया। उस समय बंगाल की जो जनसंख्या थी मात्र 7 करोड़ 8 लाख के आसपास थी। नेक्स्ट देखिए, परोक्ष रूप से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन का कारण इसका काफ़ी बड़ा होना और प्रशासनिक असुविधा बताया था, लेकिन उद्देश्य क्या था कि जो राष्ट्रभक्ति है बंगालियों में उसको समाप्त कर दिया जाना। तो यहाँ से प्रश्न जनरली पूछता है कि बंगाल विभाजन किसने किया, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट देखिए, विभाजन का वास्तविक कारण कुछ और था, चूंकि उस समय बंगाल जो है राष्ट्रीय चेतना का मुख्य केंद्र था और इसी राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के लिए विभाजन का सहारा लिया गया था। बंगाल विभाजन की जो प्रतिक्रिया स्वरूप है वह 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में एक विशाल सभा होती है जिसमें ब्रिटानी माल के बहिष्कार का यहाँ पे मिस प्रिंट है, ठीक है, ब्रिटेन यानी विदेशी माल के बहिष्कार का प्रस्ताव पास होता है और वहीं से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला नामक एक गीत लिखा जो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया था। नेक्स्ट देखिए, 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल का विभाजन जो है प्रभावी हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया जाता है। लोगों ने उपवास रखा था इस दिन और वंदे मातरम गीत को गाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन के प्रति मध्यम एवं उच्च वर्गीयों के उदासीन रहने के बाद भी राष्ट्रवादी मुसलमान कौन कौन, लियाकत अली, सैयद हैदर राजा और अब्दुल रसूल ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में बंगाल के विभाजन और सरकार द्वारा अपनाए गए दमनकारी कदमों का विरोध किया गया और इस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार का अनुमोदन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो यह हैदर रजा कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा, चिदम्बरम पिल्लई जैसे नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन को समूचे देश में फैलाने में मदद किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में नेतृत्व किया था। तो कभी कभी पूछ देता है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किस क्षेत्र से कौन सा लीडर किया था, इस तरह के प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलिए सभी तथ्यों को। अगला देखिए, 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू कर रहे थे, स्वशासन या स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया जाता है 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, दादा भाई नेहरू जी। इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का प्रबल विरोध सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने विभाजन पर कहा, विभाजन हमारे ऊपर एक ब्रज की तरह गिरा है। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने पर्दे से बाहर आकर के धरनों एवं प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। किसान एवं
बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे थे। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बंगाल विभाजन को बेहद निर्मम भूल किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ब्रायफील्ड फुलर, भारत में मेरी 2 पत्नियां हैं, निश्चय ही मुसलमान पत्नी मुझे बेहद पसंद है, प्रिय है, ये कहा था ब्रायफील्ड फुलर ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही कहा था कि बंगाल का विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले क्या कहते? बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद ही शुरू होता है। अगला देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह की जाती है फ्रेंड्स 1906 ईस्वी में। देखिए, तो बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी में MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रिंसिपल आचार्य बोल्ड के सुझाव पर आगा खां एक प्रतिनिधि मंडल लेकर शिमला में लॉर्ड मेयो से मिलते हैं। इस प्रतिनिधि मंडल में वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए की जाए, यानी रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए लाया जाए चुनावों में। नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में आयोजित की गई बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। आपको याद रखना है, यहाँ पे नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में स्थापना होती है। कब? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। ठीक है, देखिए, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे नवाब सलीमुल्लाह तथा इसके प्रथम अध्यक्ष बकार-उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। मुस्लिम लीग का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा फैलाना। मुस्लिम लीग द्वारा 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर दी जाती है, जिसकी पूर्ति मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न क्या पूछता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति या मंडल की जो सुविधा है उसको बोल सकते हैं, या मांग किसके द्वारा पूरी की जाती है? तो आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा। अगला पॉइंट देखिए, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन जो कि 1930 ईस्वी में होती है, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर मोहम्मद इकबाल करते हैं। अगला देखिए, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुसलमान एकता का राजदूत कहा था। लीग ने 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौते के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करने के अतिरिक्त कभी भी भारतीयों के राजनीतिक अधिकार की मांग नहीं की। अगला देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट घटना था सूरत विभाजन कांग्रेस के इतिहास में। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में भी। ये 1907 ईस्वी में हुआ था। देखिए, कांग्रेस में उग्र विचारधारा के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। इनका शॉर्ट नाम था लाल बाल पाल। तो 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में जो है पहली बार अलग बैठक की जाती है उग्रवादी नेताओं के द्वारा। फिर कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए। ताप्ती नदी के किनारे सूरत में कांग्रेस फूट का मूल कारण यह था कि नरम दल के नेता 1906 ईस्वी में पास किए गए प्रस्तावों को लागू नहीं करना चाहते थे। उदारवादी 1907 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिए लाला लाजपत राय के स्थान पर रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः
रास बिहारी बोजदोय अध्यक्ष बने, अतः सूरत में कांग्रेस के विभाजन की अभूतपूर्व घटना घटी। यानी जो लाला लाजपत राय थे उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, इसीलिए उग्रवादी नेताओं में विरोध था, असंतुष्टि थी और वहाँ पे विभाजन हो जाती है कांग्रेस का। फिर देखिए अप्रैल 1908 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस का नया संविधान और बैठकों को आयोजित करने के लिए एक नियमावली तैयार की जाती है। वायसराय मिंटो ने भारत सचिव को लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। यानी वायसराय मिंटो को लगा कि अब जो है कांग्रेस बट गया तो कांग्रेस समाप्त हो जाएगा, तो हमारा विरोध करने वाली कोई राजनीतिक संस्था नहीं बच पाएगी। अगला देखिए एनी बेसेंट ने सूरत में कांग्रेस विभाजन को इतिहास की सबसे बड़ी दुखद घटना बताया है। देखिए ये सब स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस की आंतरिक फूट का लाभ उठाकर 1908 ईस्वी में सरकार ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्षों की कारावास में मांडले जेल, जो कि म्यांमार में था, उस वहाँ भेज देता है। फिर 1910 ईस्वी में तिलक ने लंदन टाइम्स अखबार में वैदेशिक संवाददाता तथा इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल के विरुद्ध जो है मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अगला देखिए वो था मॉन्टे मिर्लो सुधार अधिनियम, जो कि 1909 में आया। देखिए इसमें क्या क्या होता है। तो भारतीय सचिव मार्ले ने लॉर्ड मिंटो से राय लेकर 25 नवंबर 1909 में ईस्वी में एक सुधार अधिनियम पारित करवाया, जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं उनकी शक्ति में वृद्धि की गई तथा हिंदू एवं मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। इस मार्ले मिंटो सुधार का मूल उद्देश्य था राष्ट्रवादी खेमे में फूट डालना। यानी मेन पर्पस क्या था अंग्रेजों का कि किसी भी तरह राष्ट्रवाद पनप नहीं पाए, ताकि वह स्वतंत्रता के लिए सब कुछ देने को तैयार ना हो। देखिए अगला पॉइंट, इन सुधारों के मूल में सरकार की जो इच्छा विद्यमान थी वह यह थी कि कांग्रेस के नरम व उदारवादी नेताओं को प्रसन्न कर भारत में सांप्रदायिकता की भावना को भड़का करके उग्रवादी क्रांतिकारी शक्तियों को कुचल दिया जाए। नेक्स्ट देखिए, पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल जो है भीषण होगा। अंग्रेजों की इस नीति को पाकिस्तान का बीजारोपण कर दिया और जो बाद में विभाजन का कारण बना था। यानी मेनली जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 से ही हिंदू मुसलमान और गरम दल नरम दल में फूट डालने में कामयाब होने लगे अंग्रेज लीडर्स, और पाकिस्तान का जो डिमांड है वहाँ से धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अगला देखिए दिल्ली दरबार, जो कि 1911 में लगती है। देखिए क्या होता है। तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी को भारत बुलाया तथा उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया था। इसी दरबार में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी जाती है। विधिवत 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता की जगह दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन जाती है। तब से आज तक राजधानी बनी हुई है। देखिए बंगाल विभाजन के रद्द होने के बाद उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाता है और असम को पुनः 1874 की स्थिति में अब असम जो है उसमें सिलहट भी शामिल हो जाती है। नेक्स्ट देखिए लखनऊ समझौता। ठीक है, तो लखनऊ में संपन्न हुए कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता 1916 ईस्वी में आरसी मजमूदार यानी अंबिका चरण मजमूदार ने की। इस समझौते को कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियली स्वीकार कर लिया। कांग्रेस की यह स्वीकृति कालांतर में एक बड़ी भूल सिद्ध हुई। यह समझौता कांग्रेस व मुस्लिम के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था। कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में उग्रवादी और उदारवादियों को पुनः एक करने में
तिलक और एनी बेसेंट की जो भूमिका अहम रही थी, और 1907 में जो विभाजन हुआ था उग्रवादी और उदारवादी नेताओं में, वह पुनः 1916 में मिल जाते हैं। लीग ने कांग्रेस के लखनऊ के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के स्वशासन के लक्ष्य को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। लीग के इसी अधिवेशन में जिन्ना ने भाग लिया था। अगला देखिए होम रूल लीग, जो कि 1916 में आती है। तो सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमॉन्ड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। आयरिश महिला एनी बेसेंट और तिलक के वैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के लिए स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, तो मेन होम रूल का स्थापना किया गया था रेडमॉन्ड के द्वारा, लेकिन भारत में स्थापना किया गया था एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। अगला पॉइंट देखिए, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका केंद्र पूना यानी बेलगांव में था। उन्होंने होम रूल लीग की आवश्यकता को समझते हुए कहा, भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। समय का तकाजा है कि बाप या बालक इन बेटों को उसका वाजिब हक दे दे। अगला देखिए, होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई। तिलक की होम रूल लीग के अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्तिस्ता, सचिव एनसी केलकर और जीएस वारपेट, बीसी मुंजे, आरपी कदरीकर आदि समिति के अन्य सदस्य चुने गए थे। तिलक ने 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने 1 सितंबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में किया। ठीक है, देखिए होम रूल लीग की स्थापना दोनों ने मिलकर के किया। पुणे में किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने, और मद्रास में किया था एनी बेसेंट ने। और इसी आंदोलन में पहली बार स्वशासन और राष्ट्रीय का जो नारा है राष्ट्रीय शिक्षा का, वह बुलंद किया जाता है। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुणडेल को होम लीग का सचिव बनाया तथा अड्यार यानी मद्रास में होम रूल लीग का मुख्यालय स्थापित किया। अन्य सहयोगी इनके थे बीपी भाटिया और सीपी रामास्वामी अय्यर। अगला पॉइंट देखिए, एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया द्वारा तिलक ने मराठा एवं केसरी के माध्यम से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। यहाँ से पूछेगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के लेखक कौन थे, तो हो जाएगा एनी बेसेंट। फिर मराठा और केसरी के लेखक कौन थे, तो हो जाएगा तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। काफ़ी बार पूछा गया है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो आपका होम रूल लीग स्थापना किया गया था उसमें जो लोग सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर थे उनको उसमें प्रवेश यानी ज्वाइन करने की अनुमति नहीं थी। अगला देखेंगे, भारतीय इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना जो कि है चंपारण सत्याग्रह 1917 में होती है, तीनकठिया प्रणाली के विरुद्ध में महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ। तो चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक करार करा रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषि जन्य क्षेत्र के 3/20 यानी अगर 20 कट्ठे की खेती है तो उसमें 3 कट्ठे पे नील की खेती है करना अनिवार्य है, जिसको 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। 1917 ईस्वी में चंपारण के जो थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंपने के लिए लखनऊ में उनसे मुलाकात की। ठीक है, गांधी जी जो है 21 वर्ष के बाद 1915 में भारत आए थे, और उन समय गांधी जी जो थे उतने बड़े लीडर नहीं थे, तो मुलाकात इजी से हो जाती है और गांधी जी जो हैं चंपारण आने के लिए मान भी जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सत्याग्रह भारत में का प्रयोग गांधी जी द्वारा पहली बार जो है चंपारण में ही किया गया था। आयोग की सलाह पर सरकार ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त घोषित करते हुए किसानों को अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया। गांधी जी के सफल
चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, जबकि एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी को के जो चंपारण सत्याग्रह था उसका विरोध किया था। पूछ सकता है, सब लोग समर्थन किए थे लेकिन एन.जी. रंगा विरोध किए थे। अगला पॉइंट देखिए, चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर, महादेव देसाई, नरसिंह परीख और जे.बी. कृपलानी भी शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जूडिथ ब्राउन ने अपनी पुस्तक गांधीज राइज टू पावर में राजेंद्र प्रसाद, एस.एन. सिन्हा एवं कृपलानी को सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहा है। अगला देखिए, खेड़ा सत्याग्रह। यहाँ से भी एक दो प्रश्न बार बार रिपीट होता है। तो गुजरात के खेड़े जिले के किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ती हुई लगान की वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन किया। 1917-18 में फसल खराब होने के बाद भी सरकार द्वारा जबरन लगान की वसूली की जा रही थी। खेड़ा के किसानों के सहयोग से गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल के साथ उन्होंने किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव दिया था। सरकार ने गांधी जी के सत्याग्रह के आगे विवश होकर यह आदेश दिया कि लगान की वसूली केवल समर्थ किसानों से ही की जाए। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन सफल रहा। खेड़ा में ही गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। तो दो प्रश्न पूछता है, गांधी जी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो हो जाएगा चंपारण। और पहली बार किसान सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में कौन सा हुआ? तो हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह 1900 कब? 18 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था। देखिए क्या था इसमें। तो अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच फरवरी मार्च को प्लेग बोनस को लेकर के विवाद शुरू हो जाता है। मिल मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय लिया और धमकी दी कि जो यह बोनस स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद गांधी जी आते हैं इस आंदोलन में और गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन करते हैं। मार्च 1918 में मजदूर जो है हड़ताल पर चले गए। 15 मार्च को गांधी जी खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए और भारत में गांधी जी के जो यह पहली भूख हड़ताल थी। प्रश्न पूछता है, गांधी जी ने भूख हड़ताल को आंदोलन के एक हथियार के रूप में कौन सा आंदोलन में अपनाया? तो क्या आंसर होगा? अहमदाबाद मिल आंदोलन। इस तरह से प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, गांधी जी के अनशन पर बैठने के बाद मिल मालिक सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए तैयार हो गए। ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों के 35% बोनस देने का फैसला किया और इस तरह जो आंदोलन है समाप्त हो जाता है। अगला देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो कि 1919 ईस्वी में आया था। भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा जिसमें भारत की प्रशासन का हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाने की बात की गई थी। इस एक्ट के द्वारा वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इन्होंने 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जारी की तथा इस एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू हो गई थी। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी जो है उसकी स्थापना का प्रावधान किया जाता है। इस अधिनियम द्वारा पंजाब में सिखों को कुछ प्रांतों में यूरोपीय एंग्लो इंडियन को तथा भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। इसी अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तिलक ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की अपर्याप्तता विषयक टिप्पणी पर कहा, प्रभात हुआ है पर सूरज कहाँ है। नेक्स्ट देखिए, रॉलेट एक्ट। ठीक है, काफ़ी खराब कानून था भारतीयों के लिए, इसको काला कानून भी कहा गया था भारतीयों द्वारा। देखिए क्या क्या था इसमें। तो भारत में प्रथम क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया बल्कि
काला कानून, देखिए काला कानून कौन सा, रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया और यह कानून 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू कर दिया गया। रॉलेट एक्ट के तहत किसी को भी संदेह यानी बिना कोई आपका प्रूफ का सिर्फ संदेह की स्थिति में बंदी बनाया जा सकता था तथा उस पर गुप्त रूप से मुकदमा भी चलाकर दंडित किया जा सकता था। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान दीजिए। उसके अगेंस्ट में क्या होता है कि 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता कौन कौन, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके पंजाब से बाहर भेज दिया जाता है। इस कानून को यानी रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवाद अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी का अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था। नेक्स्ट देखिए, रॉलेट एक्ट, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को अनुचित स्वतंत्रता के सिद्धांतों का विरोधी तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करने वाले बताते हुए इसके विरुद्ध आंदोलन के लिए सत्याग्रह सभा का गठन करते हैं। देखिए इसी के विरोध में जो सबसे बड़ा सभा लगता है जालियांवाला बाग में, वही हत्याकांड की जाती है 1919 ईस्वी में। देखिए था, यहाँ से आपको एग्जैक्ट डेट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो 13 अप्रैल कब, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में नेताओं, कौन कौन नेता, किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। इस बाग से बाहर जाने का जो रास्ता एक ही था, जहां पहुंचकर जनरल डायर जो है बिना चेतावनी दिए गोलियां चलवा देता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग कर दिया था, यानी सूचना वगैरह दिया होगा। अगला देखिए, इस हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि लौटा दी। काफ़ी बार पूछा गया है कि नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर किस घटना से आहत होकर के लौटाए थे, तो आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। साथ ही शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी पद से भी त्यागपत्र दे दिया था। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि भी वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस ने इस नरसंहार की जांच के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति बनाई। समिति के सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, देवजी जयकर और गांधी जी। ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया तथा समानार्थ 2600 पाउंड की धनराशि भी दी गई थी। अगला पॉइंट देखिए, दीनबंधु C.F. एंड्रज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी थी। जालियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट, 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने कैप्टन कैक्टस हॉल लंदन में एक मीटिंग को संबोधित कर रहे जनरल डायर की गोली मार करके हत्या कर दी और जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया था। नेक्स्ट देखिए, खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से 20 तक चली। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाली सीवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए और एक तरह से तुर्की राज्य छिन्न भिन्न हो गया। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, जिससे भारतीय मुसलमानों की जो सहानुभूति है वह तुर्की के प्रति हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अल हसन अब्दुल बारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली आदि जो थे तुर्की के समर्थक थे। 17 अक्टूबर इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिए। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया था।
सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। इस मौके पर यानी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की गठन के मौके पर हिंदू मुसलमान एकता के लिए एक उपयुक्त अवसर समझकर गांधी जी ने मुसलमानों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता भी महात्मा गांधी को दी गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की निंदा की थी। नेक्स्ट देखिए, 10 अगस्त 1920 को संपन्न सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो जाता है। खिलाफत आंदोलन से एक और प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को हिंदू मुसलमान का एक ऐसा मिलन समारोह बोल सकते हैं या सद्भावना का पैगाम बोल सकते हैं जो कि अगले 100 वर्षों तक न आएगा और पिछले 100 वर्षों में ना आया था। तो ये कहा गया था खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन। तो यह 1920 से 22 तक चलती है। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। असहयोग आंदोलन का जो है भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। 1 वर्ष में स्वराज इंपॉर्टेंट है। 1 वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी द्वारा इसी आंदोलन के दौरान दिया गया और कहा कि अंग्रेजी सरकार शैतान है, जिसका जो साथ है सहयोग संभव नहीं है। अगला देखिए, कोलकाता में कांग्रेस के विदेश अधिवेशन जो 1920 में हुआ में पास हुए असहयोग आंदोलन संबंधित प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, विध्वंसक कार्यों में अंग्रेजी विधानसभाओं, न्यायालयों में अंग्रेजी वस्तुओं के प्रयोग तथा मदिरापान का त्याग तथा सरकारी शिक्षा पद्धति का बहिष्कार किया जाता है। खिलाफत और असहयोग आंदोलन को नज़दीक लाने के लिए मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता श्रद्धानंद को दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए बुलाता है ताकि एक हिंदू और मुस्लिम का एकता का पैगाम जाए। असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए 1920 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें लोगों के द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक जमा किए गए 1 करोड़ से अधिक जमा किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था। अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना थी, दुखद घटना थी, चौरी चौरा कांड जो कि 1922 में होती है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही, डेट याद रखिए काफ़ी बार पूछा हुआ है, चौरी चौरा हत्याकांड। तो ये 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चला दी। क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने को घेर करके आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले जो है मारे गए थे और इसी घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इस कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी, देखिए 5 फरवरी को यह घटना होती है, उसके बाद 12 फरवरी को बरदली में हुए कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस या फिर समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने 10 मार्च 1922 को बंदी बना लिया और राजद्रोह फैलाने के अपराध में उन्हें 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था। अगला देखिए, स्वराज दल का गठन जो कि 1923 में हुआ। देखिए क्या क्या था इसमें। तो असहयोग आंदोलन के स्थगित किए जाने के बाद निराश होकर मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछता है, स्वराज पार्टी के संस्थापक तो हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि कांग्रेस के अंदर रहकर चुनावों में हिस्सा लेना और विधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग उठाना तथा मांगों को न मानने पर विधान परिषद में कार्यवाही में बाधा डालना। स्वराज पार्टी केंद्रीय विधानसभा में 101 में से जो है 42 सीट जीत जाता है। स्वराज दल ने काउंसिल के निर्वाचन में मध्य प्रांत में बहुमत हासिल किया तथा बंगाल, यूपी और बंबई में यह पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके सामने आई। अगला पॉइंट देखिए, स्वराज
दल ने मोंडी मैन कमेटी यानी द्वैत शासन व्यवस्था संबंधित जांच की रिपोर्ट पर सरकारी पक्ष का समर्थन नहीं किया। 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज दल को एक बड़ा धक्का लगा। परिणाम स्वरूप 1926 ईस्वी के चुनावों में पार्टी को आशा के अनुकूल सफलता नहीं मिली। 1926 ईस्वी के अंत तक इस पार्टी का भी अंत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साइमन कमीशन 1927 ईस्वी। तो 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि 10 वर्ष तक कार्य करने के पश्चात एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो इस बात की जांच करेगा कि उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति हुई है। 8 नवंबर 1927 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने साइमन कमीशन की घोषणा की। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जिनमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है बॉम्बे पहुंचता है। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा गया कि श्वेत कमीशन या व्हाइट मैन कमीशन किसको कहा गया, तो आंसर होगा साइमन कमीशन। क्यों कहा गया ये सोचिए, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस कमीशन का स्वागत हड़ताल, काले झंडे और साइमन वापस जाओ नारे के साथ दिया। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से एक एक लाइन को देखते चलिए। कथा कहानी मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आराम से आपको पढ़ना है। ज़्यादा शोरगुल पढ़ना है तो आप दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, लेकिन हमारा पढ़ाने का जो तरीका है एकदम आराम से रहेगा, कूल माइंड से। जब भी आपको टाइम मिले हमारे वीडियो को अच्छे से देखिए। इसकी गारंटी रहेगी कि क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। इस कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय, जिनको शेरे पंजाब का उपाधि हासिल था, नेहरू तथा गोविंद बल्लभ पंत को जो है काफ़ी चोटें आई। इसी चोट के कारण जो है लाला लाजपत राय की 1928 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। 1928-29 के बाद साइमन कमीशन जो है 2 बार भारत का दौरा करता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 7 जून 1930 को प्रकाशित हुई थी, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया। मरने से पूर्व लाला लाजपत राय का यह कथन ऐतिहासिक सिद्ध हुआ कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। अगला देखिए, नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आती है। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ ही भारत सचिव लॉर्ड वर्केन हैंड ने भारतीय नेताओं को यह चुनौती भी दी थी कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की सहमति से एक संविधान का निर्माण कर सकें तो इंग्लैंड सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को तैयार है। 28 फरवरी 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिल्ली में एक सर्वदलीय समिति बनाई गई जिसमें 8 सदस्य थे। समिति के अन्य सदस्यों में सर तेज बहादुर स्प्रू, सुभाष चंद्र बोस, M.S. सरदार, मंगल सिंह, अली इमाम और G.R. जो है प्रधान आदि थे। नेक्स्ट देखिए, इस समिति ने भारत के भावी संविधान की रूपरेखा बनाई तथा इसे 28 अगस्त 1928 को लखनऊ सम्मेलन में स्वीकार किया गया। साथ ही ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी दी गई थी कि वह 31 दिसंबर 1929 को पहले नेहरू रिपोर्ट को नहीं स्वीकारती तो कांग्रेस दूसरा जन आंदोलन स्वीकार करेगा और जिसका लक्ष्य क्या होगा, पूर्ण स्वराज होगा। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो थे इसको नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या था। सबसे पहला देखिए, भारत को डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य का दर्जा देना, भारत एक संघ जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार कर दी गई थी। ठीक है, जो पृथक निर्वाचन मंडल 1919 में आया था, ठीक है, तो उसको 1909 में आया था, ठीक है, तो उसको अस्वीकार कर दिया गया था। नागरिकों के लिए मूल अधिकारों को स्वीकार रोकती करना था। अगला देखिए, पूर्ण स्वराज दिवस। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था उसका अध्यक्ष बना जाता है और इसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस का लक्ष्य
पूर्ण स्वराज घोषित किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम, इनकलाब नारों के बीच फहराया था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी, देखिए 26 जनवरी 1930 का जो दिन था फिक्स किया गया था और उसी दिन झंडा पहली बार फहराया जाता है। देखिए जो हमारा संविधान बना तो लागू 26 जनवरी को क्यों ही किया गया, उसका रीज़न यही था कि जो हमारा 26 जनवरी का दिन था 1930, ये भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण था और उसी को हमेशा याद करने के लिए जो है हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही रखा गया। अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चलती है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फरवरी 1930 में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार महात्मा गांधी को दे दिया। गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें 11 मांगे रखी गई, जो जनवरी 1930 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को न मांगे जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा, मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ समुद्र तट पर दांडी के लिए 285 मील की यात्रा साबरमती से आरंभ की थी। देखिए एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो सीरीज मैं बिहार पुलिस बोल करके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपका बीपीएससी और बिहार एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो प्रश्न पूछा था बीपीएससी पीटी में कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू की गई, तो जगह साबरमती आश्रम। कब? 12 मार्च 1930 को। एक और चीज़ पूछता है कि गांधी जी ने कितने सहयोगियों के साथ दांडी मार्च की शुरुआत की थी, तो आंसर हो जाएगा 78। अगर पूछा जाए दांडी मार्च में कितने लोग शामिल थे तो हो जाएगा 78 + 1, एक खुद गांधी जी भी तो थे तो 79। तो इस तरह से ट्रिकी कर देता है एग्जामिनर क्वेश्चन को। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, मन से पढ़ेंगे तो सही कर पाएंगे। अगला देखिए, गांधी जी ने 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट से नमक कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन को देश के कोने कोने में फैलाया गया। नेक्स्ट देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गाफर खान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किनको कहा जाता है, खान अब्दुल गाफर खान को, के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। यह आंदोलन खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया था। इस आंदोलन के सदस्य थे जो लाल कुर्ती पहनते थे, इसीलिए लाल कुर्ती आंदोलन की संज्ञा भी इसको दी जाती थी। ये लोग अहिंसा और स्वाधीनता संघर्ष में समर्पित थे। नेक्स्ट देखिए, नागालैंड की एक बीरवाला गाड़ी नेल्यू ने मात्र 13 वर्ष की आयु में ही विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गॉडी नेल्यू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। उड़ीसा में नमक आंदोलन जो है गोपी चंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालेश्वर, कटक और पुरी में नमक आंदोलन चलाया गया था। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के बेदार नायक तक नमक की यात्रा की थी। तो अलग अलग क्षेत्रों में नमक आंदोलन चलाया गया। अब देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए क्या था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो यह 12 नवंबर 1930 से जो है 19 जनवरी 1931 तक चली थी। भारत की संवैधानिक समस्या को सुलझाने के लिए लंदन में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया गया। इसमें ब्रिटिश शासकों व भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। इसी सम्मेलन में अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। इस सम्मेलन में ही यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ही 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 16 प्रतिनिधि जो थे ब्रिटिश संसद से और 16 भारतीय
रियासत से और 57 जो थे ब्रिटिश भारत के थे। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। देसी रियासतों में अलवार, बीकानेर, भोपाल, पटियाला, बड़ौदा, ग्वालियर तथा मैसूर राज्य के प्रतिनिधि थे। कांग्रेस के इस सम्मेलन में भाग न लेने से कोई निर्णय न निकल सका। कांग्रेस का सम्मेलन में हिस्सा न लेना वैसे ही था जैसे कि दूल्हे के बिना बारात, यानी कांग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था भारतीय राजनीति में और वही भाग नहीं लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। दूसरा देखिए गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 ईस्वी में हुई। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद उदारवादी नेताओं विशेषकर तेज बहादुर स्प्रू एवं M.R. जयकर आदि के प्रयास तक व्यापारिक हितों के दबाव के कारण गांधी इरविन के बीच लंबी बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कांग्रेस इस आधार पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार होता है। अहिंसात्मक अपराधी तथा अपहरण की हुई संपत्ति वापस कर दी जाएगी। शराब, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने, समुद्र तट पर नमक बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के बाद। नेक्स्ट देखिए, इसी समझौते से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू अप्रसन्न हुए क्योंकि पूर्ण स्वराज का जो है गांधी इरविन समझौता में कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। युवा कांग्रेसी भी इसके लिए समझौते से असंतुष्ट थे क्योंकि इसमें क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, देखिए जब फांसी के लिए उनकी सज़ा हो गई थी तो गांधी इरविन समझौते में गांधी जी जो हैं इनके बारे में प्रस्ताव को जो फांसी का उसको माफ़ करने के लिए प्रयास नहीं किए थे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर गांधी जी चाहते तो हमारे 3 वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु को और सुखदेव को बचा सकते थे। अगला देखिए, सरोजनी नायडू ने गांधी इरविन समझौते को 2 महात्मा की संज्ञा दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2 महात्मा किनको किनको कहा जाता है, तो ये गांधी और इरविन को किसने कहा था? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी प्रथम भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगला देखिए, एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में गांधी जी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था। अगला देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो यह 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला। भारत में इरविन के स्थान पर द्वितीय गोलमेज के सम्मेलन लॉर्ड विलिंगटन को वायसराय बनाया गया। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने इसमें भाग लिया। तो प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लिए। तो राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू ने व्यक्तिगत खर्च पर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। सरोजनी नायडू, मीराबेन और एनी बेसेंट भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार के स्थान पर सर्वदलीय सरकार की स्थापना हो चुकी थी, जिनके प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की स्थिति जो है कमजोर कर दी गई। अगला पॉइंट देखिए, एस राजपूताना नामक जहाज से महात्मा गांधी, घनश्याम दास बिरला, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, देवदास गांधी, प्यारेलाल, मीराबेन, सरोजनी नायडू जो है लंदन गए। गांधी जी लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फ्रॉक मोरस नामक ब्रिटिश नागरिक ने गांधी जी के बारे में इसी समय कहा, अर्धनंगे फकीर ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अनोखा प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटेन के दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। सांप्रदायिक प्रश्न पर सहमति न होने के कारण यह जो सम्मेलन है यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है जो असफल हो जाता है। सरकार के रुख से दुखी और निराश होकर गांधी जी 1 दिसंबर 1931 को वेसांटियाना नामक इटली के पोत पर बैठकर 28 दिसंबर 1831 को, सॉरी यहाँ पे 1931 होगा, मिसप्रिंट है, 1931 को भारत लौटे। अपने स्वागत को देखकर गांधी जी ने कहा, मैं भारत खाली हाथ तो जरूर लौटा हूँ, मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया, ने इज्जत कम होने नहीं दिया, भले कुछ मिले या ना मिले।
नेक्स्ट देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 ईस्वी में हुई। तो 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक ये चलती है। लंदन के तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसमें कुल 46 प्रतिनिधि ने भाग लिया। ब्रिटिश संसद ने कुछ संशोधन के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 हेतु ठोस योजना को अंतिम रूप से एक जो स्वरूप है इसी सम्मेलन में पेश किया था। एक प्रश्न और पूछता है बार बार कि कौन से भारतीय नेता जो हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला देखिए सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता 1932। देखिए तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने संप्रदायों को प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया जिसे सांप्रदायिक निर्णय या कॉम्युनल अवार्ड कहा गया। इस निर्णय में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए रखा गया बल्कि ईसाई, सिख, दलित, अंग्ल भारतीय और महिलाओं के लिए भी जारी किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने हरिजनों को हिंदुओं से पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान कर दिया। दलित वर्ग को पृथक चुनाव क्षेत्र की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया था। अगला पॉइंट देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, पुरुषोत्तम दास आदि के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने पूना समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया। इस समझौते के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में 71 सीटों से बढ़ाकर 148 सीट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार, ठीक है, कि किस समझौते के तहत जो है विधानमंडलों का सीट 71 से बढ़ाकर के 48 कर दिया जाता है, 148 कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। अगला देखिए अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में आता है। तो 1940 में कांग्रेस ने रामगढ़ जो कि झारखंड में है अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से कहा कि वह केंद्र में एक अंतरिम सरकार का गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग जो है कर सकती है। यानी एक और लॉलीपॉप दिया गया आज़ादी का द्वितीय विश्व युद्ध के समय। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ब्रिटिश सरकार ने इसमें डोमिनियन स्टेटस तथा युद्ध के बाद प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्वात्री संस्था के गठन को प्रस्ताव रखा था। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक शामिल करना, युद्ध संबंधी विषयों पर विचार विमर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति बनाना चाहता था। अगस्त प्रस्ताव में अंतरिम सरकार के गठन हेतु कोई व्यवस्था न होने के कारण कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। पंडित नेहरू ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है कि वह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया गया तथा गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई और गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया तथा दूसरे सत्याग्रही बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस सत्याग्रह में टोटल 25,000 सत्याग्रही जो हैं जेल गए, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधानमंडल के सदस्य भी शामिल थे। अब देखिए क्रांतिकारी पुस्तकें प्रमुख जो पूछे जाते हैं अक्सर। तो बाम मैनुअल पीएन पापट ने लिखा, बंदी जीवन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस सत्येंद्रनाथ सन्याल की लिखी हुई है। भवानी मंदिर अरविंद घोष, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। युगांतर लिखा गया वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। संध्या लिखा गया है मुखदारन चंद के द्वारा। भारत माता लिखा गया अजीत सिंह के द्वारा। मदर लाला हरदयाल की बुक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तो ये वीडी सावरकर ने लिखा था। वंदे मातरम
भिकामजी रुस्तम कामा ने लिखा, पत्रिका थी ये। वंदे मातरम पत्र लिखा गया था अरविंद घोष के द्वारा। पाथेर दावी तो यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इंडियन सोशलॉजिस्ट तो यह श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लिखी। वर्तमान रणनीति वरिंद्र कुमार घोष ने लिखा। सेकुलर ए आज़ादी तो यह रामनाथ पुरी ने लिखी थी। चलिए अब देखते हैं पाकिस्तान प्रस्ताव कैसे आता है पाकिस्तान सीन में। देखिए, तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उर्दू कवि इकबाल ने कहा कि उत्तर पश्चिमी भारत का संगठित मुस्लिम राज्य के रूप में निर्णय ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है, अर्थात पृथक मुस्लिम देश की स्थापना की बात कही थी। 1933-35 के बीच कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम ने एक पर्चा कैम्ब्रिज पंपलेट में नाउ और नेवर शीर्षक में जारी एक पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान टर्म है वो रहमत चौधरी अली ने ही लाया था, जो कि कैम्ब्रिज का एक स्टूडेंट था। नेक्स्ट देखिए, रहमत अली द्वारा जारी परिकल्पना में पाकिस्तान में पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को शामिल होना था। इसे खजी कुजमा ने तैयार किया था। उसके बाद 22-23 मार्च 1940 को जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित कर दिया, परंतु इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का जो है जिक्र नहीं किया गया था, सिर्फ सेपरेट मुस्लिम देश की बात थी। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता जो है 1942 ईस्वी के क्रिप्स प्रस्तावों में मिली। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, देखिए 23 मार्च 1943 कब 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया था। अगला देखिए, मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कराची अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो यानी डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया। चलिए अगला देखते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव जो कि 1942 में आई थी। तो 7 मार्च 1942 को रंगून व अंडमान निकोबार पर जापानियों का अधिकार हो गया और भारत पर आक्रमण स्पष्ट दिखाई देने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इवाट ने इन परिस्थितियों में भारत की स्वशासन की मांग मान लेने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। ऐसे में 11 मार्च 1942 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध की बिगड़ती स्थिति को देखकर सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने की घोषणा की। क्रिप्स योजना 2 भागों में थी, जिसमें प्रथम भाग युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया। दूसरे भाग में युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रजवाड़ दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें कुछ सदस्यों को प्रांतीय विधायकों द्वारा, कुछ को शासकों द्वारा मनोनीत किया जाना था। अगला देखिए, भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार करना न चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को स्वीकार न करने वाले प्रांतों को सम्राट की सरकार अलग से एक नया संविधान देने की तैयार करेगी। अगला देखिए पॉइंट, गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बार बार पूछता है। क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने कहा कि यह आगे की तारीख का एक डेट यानी पोस्ट डेटेड चेक है, जिसका बैंक जो है करप्ट होने वाला है, नष्ट होने वाला है। पंडित नेहरू ने अपने पुराने मित्र क्रिप्स को शैतान का वकील भी कहा। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, यानी क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकारा नहीं गया था। 11 अप्रैल 1942 को जो है क्रिप्स प्रस्ताव जो है वापस ले ली जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस प्रस्ताव के पीछे ब्रिटिश सरकार का मूल उद्देश्य युद्ध के दौरान भारतीय वर्गों और दलों का सहयोग प्राप्त करना था, ना कि उनकी आज़ादी देना था। ठीक है, तो अगला जो होगा वीडियो उसमें भारत छोड़ो आंदोलन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो सीरीज आपकी सफलता के सीढ़ियों में काफ़ी कारगर साबित होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए लाल बटन पे जाकर के नीचे और नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगे तो अनलाइकिंग कीजिए, लेकिन आपका कमेंट और फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उससे जा कर के आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।